जय हिंद साथियों, मैं शुभम जैन माय मिशन उदयपुर से आप लोगों के लिए संविधान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की एक वीडियो तैयार की गई है, जिसमें पूर्व की सभी बड़ी परीक्षाओं में आए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये मेरी आशा और मेरा विश्वास है कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए और हमारी इस ट्रिक के साथ बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1833 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया था व 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। आपको बताना है भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देख लीजिए, इसमें कुछ परिषदों उनकी स्थापना के बारे में बता रखा है। साथ ही सामने की सूची है, आपको बताना है कि उनकी स्थापना कब हुई इन संस्थाओं की। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला दे रखा है ए, नियंत्रक परिषद की स्थापना। देखिए, नियंत्रक परिषद जो है उसकी स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एमपी। चलिए, थर्ड है हमारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति। तो ये प्रदान की गई थी चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमारा कौन सा कूट सही होगा? तो हमारा कूट बी सही होगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का 4। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची दे रखी है जिसे हमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहली सूची में है कुछ समितियों के नाम और दूसरी सूची में है उनके अध्यक्षों के नाम। तो चलिए मिलान करते हैं। सूची में हमें दे रखा है संचालन समिति। तो याद रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं पूर्व की जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सभी पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा
जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स सदस्य थे। तो कौन कौन थे? देखिए, एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर। ये जो दोनों हैं 1 और 3, ये दोनों इसके सदस्य थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों ही इसके सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें कुछ कथन आपको दिए गए हैं। कथनों पर विचार करके आपको उपयुक्त जो नीचे कोड दिए गए हैं उनमें से बताना है कि कौन से सत्य हैं, कौन से सत्य हैं। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं। पहला है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही। देखिए, इनसे डायरेक्टली भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही पॉइंट है। इस पर डायरेक्ट भी प्रश्न आपका आ सकता है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो 2 प्रश्न यहाँ से निकल गए। उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल, ये भी सही पॉइंट है। अच्छा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इट मीन्स हमारे कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो देख लीजिए, 1, 2 और 3। ऑप्शन ए इज हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो कहाँ से की है? शायद आंसर आप सभी को आ गया होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बिल्कुल, हमारा सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने जो है वो समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो क्या होगा इसका आंसर? आप सभी को आ गया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा। यस, ऑप्शन ए, कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोला है कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है ना? नहीं शब्द पे जोर दिया गया है, तो कौन सी नहीं है? चलिए पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर कौन कौन सी हमें दी गई है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो बिल्कुल सही, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। बिल्कुल, हम जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही होगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊपर वाले तीनों अगर हमारे सही हुए हैं तो चौथा ही क्या होगा? उसकी विशेषता नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? बहुत अच्छे से करिएगा। आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको कथनों पर विचार करना है और उनके बाद बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है कथन। पहला कथन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का मामला था उसमें प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बिल्कुल, ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चला था। ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो है 1973 में हुआ था ये,
इसमें प्रस्तावना को संशोधनी माना गया था, तो बिल्कुल सही होगा ये। दूसरा, बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया था, नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया है। तो इसके हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो ए होगा, यानी केवल एक हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा आप, एग्जाम में भी उनमें क्या चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों पक्ष न्याय में सम्मिलित होते हैं, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस देश से ये तीनों शब्द जो है वो ग्रहण किए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा रूस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, उस समय भारत जो था या भारतीय संविधान जो था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है। तो देखिए, भारत का आशय क्या होगा, देश का नाम, और संघ शब्द का आशय क्या होगा, राज पद्धति का प्रकार। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए हम कथन को पढ़ते हैं। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ के, अगले ऑप्शन और पढ़ के देख लेते हैं। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया था, बिल्कुल सही। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही। ये प्रश्न आरएस एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल गलत, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, गलत, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकता में स्थायी उपबंध है, नहीं, ये भी नहीं होगा, गलत। तो उपरोक्त के आधार पर हमारा सिर्फ जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती है। तो मूल अधिकारों की कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये आत्यंतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं, बिल्कुल सही। मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप फटाफट इनको पढ़कर और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कीजिए। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में मूल अधिकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं। सूची 1 में दिया गया है समानता का अधिकार। तो देखिए समानता का अधिकार आप बता सकते हैं 14 to 18, समानता का अधिकार क्या होगा 14 to 18 होगा। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, 19 to 22। संस्कृति व शिक्षा का, संस्कृति व शिक्षा का क्या हो जाएगा 29 and 30। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये होगा 25 to 28। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2314, 2314। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3, पार्ट 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्रम से ही बताना है। तो पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में बताना है और उसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में बताना है। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है हमारे सामने। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानववाद। ऑप्शन डी, मानववाद के अधीन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर हमारे सामने सूचियां हैं। देखिए मैंने सूची वाले प्रश्न ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इनसे आपके कई सारे फैक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दे रखा है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दे रखी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता भारत के सिर्फ एक ही राज्य गोवा में लागू है। गोवा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत के सिर्फ एक ही राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। और चौथा है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। अब आपको इन कथनों पर विचार करके नीचे देखिए दिया गया है सत्य कथन का चयन करना है। आपको बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। ये हम बखूबी जानते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद नहीं थे। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, बिल्कुल सही। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी हमारा सही होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी तीसरे स्थान पर रखा जाता है। वर्तमान में हमारे कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? संविधान की किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन ए सही होगा 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस स्थिति में या कौन है जो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ के ही आपको इनका जवाब देना है। तो ऑप्शन में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग उसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में 2026 तक परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा का कार्यकाल, अब आपको लोकसभा का कार्यकाल कुछ स्थितियाँ दी गई है, आपको बताना है, तो पढ़िए। चलिए पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वे चयनित होते हैं, चयनित। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश सहित? तो देखिए वर्तमान कितनी है, तो इसमें एक जो है चीफ जस्टिस होंगे प्लस 33 जो है अन्य जस्टिस होंगे, तो इस प्रकार टोटल 34 हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में तदर्थ एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में है, ओनली सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता। ऑप्शन सी सही होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो इसका ऑप्शन सही होगा विधि का शासन। ऑप्शन सी विधि का शासन, ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो हम सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते और पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? बात उच्च न्यायालयों की जा रही है, यानी हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 221। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, यानी भारत में जो हमारा संविधान है उसकी मूल संरचना, जो बुनियादी ढांचा है, उसके सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय किन्हें माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों, इन दोनों को ही अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनहित याचिका PIL, इस PIL का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, जो PIL है वो उच्च और उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में ही प्रस्तुत की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 249 संबंधित है। तो ये संबंधित होगा हमारा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। केंद्र और राज्य संबंध जो है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिए 7वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकार या आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सरकार या आयोग जो है वो किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है पूछा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन, युद्ध, यस युद्ध होता है तो आपातकाल घोषित किया जाता है, बाह्य आक्रमण होता है तो भी किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह होता है तो भी किया जाता है, लेकिन आंतरिक शांति को खतरा, ठीक है ना, ये जो है वो आपातकाल लगाने का आधार नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है समितियां और उनसे संबंधित अनुशंसाओं पर कि किसने कौन सी अनुशंसा दी थी। देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की थी, ए का हो जाएगा 2। अशोक मेहता समिति, इन्होंने पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग की थी, तो बी का हो जाएगा 1। और एल एम सिंघवी समिति, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की मांग की थी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी 2, 1, 3 2, 1, 3 सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था, आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2010। ऑप्शन डी 2010 से शिक्षा का अधिकार जो है वो लागू किया गया था। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु संविधान किसे कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की जो संज्ञा है वो दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा? 21 का संविधान में किसने जोड़ा है? ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। इस प्रकार मैंने आज इस पीडीएफ में या इस वीडियो में आपको बहुत 50 महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें दिए हैं। ये हमारे संविधान से रिलेटेड हैं। आगे और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।